हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल पर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी मैं बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ और इसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करके दूंगा। ठीक है, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए वो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में कवर करके दूंगा और एक एक पॉइंट रिवीजन के साथ सब कुछ। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, फुल सपोर्ट कीजिए। एक एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्री नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जाइए, उसको देखिए, पढ़िए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ कवर करूँगा। लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और इस ईयर भी आएगा। ठीक है, ये क्लास 9 है, इससे पहले क्लास 8 तक हो चुकी है अकाउंटेंसी में और 3 क्लासेस हो चुकी है लेबर लॉ में। ठीक है, लेबर लॉ से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का भी एक वीडियो तैयार किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अकाउंटेंसी से भी रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस जो हो सकते थे उसकी भी वीडियो है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं इसके टॉपिक में क्या है। पहले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। उनका कोई मोटिव नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। ठीक है, वो सोसाइटी को चैरिटी प्रोवाइड करने के लिए, रिलीजियस मैटर्स, ठीक है, लिटरेसी के लिए, इन सब के लिए वो चलते हैं। ठीक है, उनका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं होता। आगे देखते हैं उन सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो कोई क्या कहते हैं, कोई सोसाइटी बना सकता है जिसमें कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हो फ्री में लोगों को। ठीक है, अलग क्लब बना सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं वो, जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती हो। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें क्या कहते हैं, फ़ीस को डोनेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस मोटिव के लिए चलती है। उनका ये मोटिव नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। भले ही आजकल की स्कूल कॉलेजेस प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही चलती है, पर फिर भी उसको हम डोनेशन कहते हैं। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है उनका? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेंबरशिप चार्ज होती है, ग्रांट्स वगैरह। ठीक है, मेन एम जैसा कि हमने बताया कि इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट जैसी चीज़ें नहीं बनाते। ये क्या बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि इनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स more or less the lines of the profit seeking organization which include receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet। ठीक है, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट या लॉस गेन करना। ठीक है, अब पहला अकाउंट जो बनाते हैं वो एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो ये एक रियल अकाउंट नेचर का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश बुक की तरह ही होता है। एक समराइज कैश बुक बनाई जाती है जिसमें कि एक साइड रिसिप्ट लिखते हैं, एक साइड पेमेंट लिखते हैं, जैसा कि कैश बुक में होता है। ठीक है, विलियम पिकल्स क्या कहते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये कैश बुक की एक समरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, उनकी सुटेबल हेडिंग होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, और ये ईयर एंड पे बनाया जाता है कैश बुक की तरह। ठीक है, रियल अकाउंट होता है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है, ठीक है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट के बेसिस पे ही बनाया जाता है, ये कैश बुक के बेसिस पे ही बनाया जाता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस जो होगा, हम क्या कहते हैं, कैश इन हैंड का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि डेबिट बैलेंस असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ का होता है।
ठीक है, ऑल कैश रिसिप्ट आर शोन इन डेबिट साइड। ठीक है, जितने भी कैश में आपको चीज़ें रिसिप्ट होगी वो सब डेबिट साइड शो होगा। कई बार ये पूछ लेंगे आपसे कि डेप्रीशिएशन क्या कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ आएगा, तो ये डेप्रीशिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करता है। ठीक है, और जो डेप्रीशिएशन है वो नॉन कैश एक्टिविटी है। ठीक है, तो जितनी भी कैश पेमेंट्स होगी वो क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, ओनली एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड की जाएगी इसमें। ठीक है ना, नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, अक्रूड इनकम हो गए, ये सब चीज़ें नहीं आती इसमें। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करेंट इनकम एक्सीड द करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। ये इनका इससे कोई मतलब नहीं है कि ना कितना इनकम हुआ, कितना क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर हुआ। ये सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट को शो करता है, कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला। जितना भी इनकम और लॉस वगैरह होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट, जितना भी कैश में आपको मिलेगा कैश या कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, पेमेंट में सारी की सारी चीज़ें डाल दी जाएगी। ठीक है, पेमेंट क्रेडिट साइड में होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बैलेंस बीडी क्या है, ये जितना बैलेंस लास्ट ईयर बचा था। ठीक है, हमेशा इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो लास्ट ईयर का रिमेनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, और ये जो बचा है ये अगले साल के बैलेंस सीडी जो है अगले साल जाके ये बैलेंस बीडी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इनको रिसीव हुई है, इसीलिए ये रिसिप्ट साइड में गई है। ठीक है, सन्ड्री रिसिप्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह, और ये सब चीज़ें पे की गई है। सैलरी एंड वेजेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन सैलरी एंड वेजेस लेती नहीं है, वो देती है, तो वो पेमेंट साइड में चला गया। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर भी एक पेमेंट का ही काम करेगा, क्योंकि कैश पेमेंट कराए तभी आपके पास फर्नीचर आया है। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर्स। ठीक है, और ये बैलेंस सीडी क्या हो गया, रिमेनिंग बैलेंस, जो कि अगले साल जाके आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, आपको अमाउंट देख के ही पता चल रहा होगा, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बैलेंस सीडी होगा। इतना ही पैसा इनके पास बचा है। आगे देखते हैं डिफरेंस क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था लेगेसी के ऊपर कि लेगेसी एक रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो वगैरह में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जब आप कहीं पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है वो सोर्सेज जहाँ से आप पैसा अरेंज करते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट ये इन दो एक्टिविटीज़ से आते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि वो जो आपके रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे आपका फर्नीचर सेल करने का काम है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, नेचर क्या होता है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट भी आपका जो है नॉन रिकरिंग है, मतलब ये बार बार नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत रेयर होता है। फिर है रेवेन्यू, क्योंकि ये आपके डेली बिजनेस से रिलेटेड है तो ये रिकरिंग नेचर का होता है रेवेन्यू। ठीक है, टर्म जो होता है कैपिटल रिसिप्ट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप पैसा लेंगे किसी से तो वो लंबे समय के लिए लेंगे, आज लेके आज शाम को उधार वापस चुकाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हम मानते हैं जनरली 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम या डे टू डे। ठीक है, शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट आपका बैलेंस शीट में शो किया जाता है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है आपका इनकम स्टेटमेंट तक ही सीमित रहता है। रिसीव्ड इन एक्सचेंज, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम और इनकम। ठीक है, जितनी भी क्या कहते हैं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है इससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया देखा जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट में हम देखते हैं कि क्या इनकम आ रही है। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, जब भी हम कैपिटल रिसिप्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ असेट्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है। अब आप किसी से लॉन्ग टर्म में पैसा लेंगे तो आपका उधार बढ़ेगा। ठीक है, और असेट्स कम होंगे। क्यों असेट्स कम होंगे, क्योंकि ये आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, रेवेन्यू
इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, इससे आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब बेसिक कंपैरिजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी हमने कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट के बारे में पढ़ा था, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें कवर करके दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। इसमें देखते हैं कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग कैपिटल असेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होता है, ठीक है। टर्म कैपिटल, अब कोई मशीनरी खरीदते हैं तो आप रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो गया। शॉर्ट टर्म, अगर आपका कोई क्या कहते हैं गुड्स खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए होती है, क्योंकि वो आप रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदते हैं। कैपिटलाइजेशन, इसमें कैपिटलाइजेशन होती है, उसमें कैपिटलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। ये कहाँ शो किया जाता है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं शो किया जाते, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाते हैं बस। आउटले, ठीक है, मतलब ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग नेचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप मशीनरी खरीदेंगे तो बार बार रोज़ रोज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब आप गुड्स खरीदेंगे क्योंकि वो आपके डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो आप रोज़ खरीदेंगे, ठीक है, तो वो रिकरिंग होता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है रिकरिंग नेचर का होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। बेनिफिट्स एक से ज़्यादा सालों के लिए लिया जाता है, जैसे कि मशीनरी खरीदेंगे आप तो रीसेल के लिए खरीदेंगे, उसको क्या कहते हैं आगे सालों तक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए खरीदेंगे, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल एक अकाउंटिंग ईयर या एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही चलता है, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेंटेन रहती है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगता। हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या करते हैं रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से मैच करके देखते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता कर चल सके। अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अगला अकाउंट जो बनता है इसमें उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है कि इसमें एक साइड एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं, एक साइड इनकम शो किए जाते हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे नॉन कैश हो, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है, लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जा रही है तो इसमें क्या कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सिमिलरली इसमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इसमें एक तरफ डेफिसिट होगा यानी कमी शो करेगा, एक तरफ सरप्लस शो करेगा, मतलब एक्स्ट्रा जो होगा, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के? पहला, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड चीज़ें होती है, इनकम एंड गेन से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स जाते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस नहीं होता इसका, जैसे कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में पढ़ा था कि कैश इन हैंड हो सकता है हमारा या कैश एट बैंक हो सकता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, उसी की तरह एडजस्टमेंट भी होती है, ठीक है। और केवल रेवेन्यू नेचर की ही चीज़ें आती है, अभी मैंने आपको रेवेन्यू नेचर के बारे में बताया था। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। सबसे पहले सैलरीज ऑफ नर्सेस, जैसे कि नर्सेस को सैलरी पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बोर्ड, लॉन्ड्री, इन सब का जो चार्जेस है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंसेस है, और ये सब चीज़ें इनकम्स है हमारी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? पहला नेचर क्या होता है, ये समरी ऑफ कैश बुक होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। साइड्स जो होते हैं इसमें डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट आते हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, कैश या बैंक, और उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस भी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या तो ये सरप्लस शो करेगा या फिर डेफिसिट शो करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के, ठीक है।
एंड पेमेंट बोथ आइटम्स, ठीक है, दोनों तरीके की चीज़ें ये शो करता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ें शो करता है, ठीक है। पीरियड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस एट रिसिप्ट एंड पेमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, ठीक है ना, इसमें पीरियड्स को नहीं देखा जाता कि किस टाइम किस ड्यूरेशन के लिए करा जा रहा है, वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। बैलेंस शीट में इस क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। और इसका जितना भी रिमेनिंग कैपिटल होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जो होता है इसका हमेशा नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कैपिटल फंड में जाता है जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाता है। मतलब बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट आपको पता होगा कि एक पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करता है, ठीक है। एक साइड हमारे असेट्स आते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ आते हैं। अगर कभी लाइबिलिटीज़ आपके असेट से ज़्यादा हो गई तो कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है रिमेनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करे जाते हैं, रेवेन्यूज़, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें, ठीक है। और केवल कैपिटल आइटम्स आते हैं इसमें, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें नहीं आती, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती है लाइबिलिटीज़, ठीक है, राइट हैंड साइड में आते हैं असेट्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल फंड, और ये सब कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये सब चीज़ें। अब देखते सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लास्ट ईयर इसमें से ही क्वेश्चन था लेगेसी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या होता है कि जब लोग क्या कहते हैं किसी भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप लेते हैं तो उनको एक अमाउंट देना पड़ता है पर ईयर, पर मंथ के बेसिस पे, या बाय एनुअली, यानी कि साल में 2 बार भी हो सकता है, ठीक है, या 2 साल में 1 बार भी हो सकता है। फिर आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। एक फ़ीस ले लेते हैं जो कि लंबे समय तक चलती रहती है, या इसको भी वो एनुअली कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाता है, और अगर ये कैपिटलाइज किया जाता है तो ये बैलेंस शीट में भी जाता है, ठीक है। अब लाइफ मेंबर अगर पूछा जाए कि जनरली कहाँ जाता है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था लेगेसी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किधर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। तो वो कैपिटल इन नेचर का जनरली होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, लेकिन उसमें पूछा था जनरली, तो जनरली वो कैपिटल नेचर का होता है। अब आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप भी बता चुका हूँ। अब ये देख के लाइफ मेंबरशिप फीस नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाएगा, ठीक है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो किया जाता, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, ये सब पॉइंट याद रखिए। फिर आता है इंडोमेंट फंड, ठीक है। इंडोमेंट फंड किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होता है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें गिफ्ट वगैरह भी आ सकते हैं। इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट के। फिर आता है एंट्रेंस फीस, ठीक है। अगर कोई नया मेंबर जुड़ता है तो उससे जो फीस ली जाती है उसे एंट्रेंस फीस कहते हैं, ठीक है। और इसको रेवेन्यू नेचर का कंसिडर करा जाता है, इसीलिए ये इनकम साइड में शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मतलब पेमेंट ऑफ ऑनरियम। ऑनरियम क्या होता है, जब कोई मेंबर बिना पैसे लिए, ठीक है ना, बिना किसी ये बेनिफिट के वह कंपनी में काम करता है तो उसको एक रिवॉर्ड के टाइप का पैसा दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑनरियम, ठीक है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है। फिर आता है डोनेशंस, ठीक है। डोनेशन को जो है 2 तरीके की कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहला है क्लासीफाई किया गया, पहला है स्पेसिफिक, दूसरा जनरल। स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, स्विमिंग पूल के लिए दे दिया, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई है कि इस चीज़ के से रिलेटेड ही डोनेशन है। फिर आता है जनरल डोनेशन, जहाँ ये स्पेसिफाई नहीं होता कि ये किसके लिए करा जा रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए वो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाता है। जनरल डोनेशन जो है ये T2 टाइप के होते हैं। पहला क्या कहते हैं, एक स्मॉल अमाउंट का होगा, एक बिग अमाउंट का होगा। जब
स्मॉल अमाउंट वाला होगा, ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा। अगर बड़े अमाउंट वाला होगा, ठीक है, तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का कंसीडर करा जाएगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। आता है लेगेसी, जो कि लास्ट ईयर आया था। लेगेसी क्या होता है? जब आपको क्या कहते हैं, अपने पूर्वजों से कोई सामान मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है, उसको लेगेसी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड भी डेबिट साइड में शो किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमको मिला है। और जब इसको क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसकी बात करते हैं हम बैलेंस शीट की, तो ये हमेशा कैपिटल, हमेशा तो नहीं, मैक्सिमम ये कैपिटल रिसीप्ट के तौर पे ही शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड असेट, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स को हम क्या करते हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट किस में भी रिसिप्ट की साइड शो किया जाएगा, क्योंकि असेट बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। डेबिट साइड रिसिप्ट का होता है, ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफ़र करा जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल्स, ठीक है। इससे हमें हमेशा क्या कहते हैं, इनकम ही होती है, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। आपको उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप में इतना बड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं आता, ठीक है। ये अधिकतर CA CFA BCom MCom के एग्ज़ाम में आता है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट अकाउंट में जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड जाता है, डोनेशन, मैच फंड, जो भी चीज़ें मिल रही है वो रिसिप्ट साइड है, जो भी चीज़ें पे कर रहे हैं आप पेमेंट साइड जा रही है, ठीक है। और इसके बेसिस पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट में देखते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड इधर आ गया। असेट्स में वो सारी चीज़ आती है जो कि आपकी कैश की फॉर्म में हो या फ्यूचर में आप उसे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइबिलिटी में वो चीज़ें आती है जो कि आपके लिए अभी उधार है, ठीक है, जिसको आपको फ्यूचर में पे करना है, ऑब्लिगेशंस हैं ये आपके लिए, ठीक है। इन बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल आती है। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है, इसके बेसिस पे वो जो डेटा पहले हमको दिया गया था, पहला है रेंट, ठीक है, फिर है सैलरी, सैलरी से आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। और प्री पेड जो है वो जोड़ दिया जाता है। प्री पेड का मतलब क्या है, जो पहले ही पे कर दिया एडवांस में, आउटस्टैंडिंग जो कि पे करना था लेकिन अब तक पे नहीं करा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक्सपेंडिचर साइड जो भी पेमेंट करनी है और इनकम साइड जो भी रिसीव करना है। अब बैलेंस शीट में देखते हैं हम क्या क्या आता है। कैश इन हैंड आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि सब्सक्रिप्शन हमें मिलना है अभी तक, ठीक है, अभी तक मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए असेट्स है क्योंकि फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होगा ही, ठीक है। फर्नीचर, उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो कि सैलरी हमें पे करनी है, क्योंकि अगर हम कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो हम सैलरी मिलेगी नहीं, हमको पे ही करना होगा, ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी पे ही करना है, इसीलिए ये क्रेडिट वो लाइबिलिटी साइड गया, ठीक है। नोट्स क्या होता है, सिंस ऑफ अ डेट ऑफ अ परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ नॉट गिवन, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फॉर द फुल ईयर, ठीक है। जब आपको ये नहीं पता होता है कि किस डेट को आपने वो इक्विपमेंट ख़रीदा है, कोई भी असेट ख़रीदा है, तब आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, मैच एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस अपीयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, ठीक है। लाइबिलिटी साइड मैच एक्सपेंसेस जो होगा ये माइनस कर दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग विल बी शोन इन अ लाइबिलिटी साइड बिकॉज इट हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक पर्पस वाली कैपिटल नेचर की होती है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए शो किया जाता है, ठीक है। ये एक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसी की तरह आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। ये एडिशनल इन्फो और उसी से के बेसिस पे प्रिपेयर करा गया है, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए डाल दिए। वैसे यूपीएससी ईपीएफओ में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके लिए कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे करने में, 15 मिनट या 10 मिनट तो पक्का लगेंगे, लेकिन आपको 1 मिनट दिया जाएगा, तो इसमें थ्योरेटिकल होगा या हल्का फुल्का न्यूमेरिकल होगा, जो कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फुल वीडियो देखा कीजिए ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ आए, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका नोट ले सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच।